हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय करिश्मा। और आज मैं फिर एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। और एक और चीज़, ये जो मैं टीचिंग मैथडोलॉजी की सीरीज़ लेकर आई हूँ, ये सिर्फ DSSB ही नहीं, चाहे KVS हो, NVS हो, EMRS हो, सब में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी के। कोई बाहर से चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि अगर मिस करोगे तो नुकसान खुद का ही करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कूइंग एंड गुइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कूइंग या गुइंग की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, ऊ या ई। आपने देखा होगा कि जब बच्चा इस एज में होता है, ठीक है, जब कूइंग की जो एज होती है, जो आपकी 2 से 3 महीने के बीच में होती है, तो उस टाइम पे बच्चा जो है वो क्या करता है, वॉवल्स ही बोलता है, जैसे ऊ, ई। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं हमारी दोनों आती हैं, ऊ भी आता है और इस प्रोसेस में हमारा ई भी आता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेडागॉजी कैन टेल अस डैश टू टीच, कि शिक्षाशास्त्र हमें क्या बता सकता है कि क्या सिखाया जाए। देखिए, ये सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो उसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षाशास्त्र हमें क्या सिखाता है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच या व्हेन टू टीच, या तीनों चीज़ें। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेडागॉजी हमें सिखाता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, और बच्चों को कब पढ़ाया जाए। जबकि करिकुलम जो है वो हमें सिखाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, पेडागॉजी का काम होता है हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच, पर हमारा करिकुलम का काम होता है व्हाट टू टीच। तो ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए और कब पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, delinking degrees from jobs, this concept has given by this, यानी कि नौकरियों से डिग्री हटाना, यह अवधारणा इस मतलब किसके द्वारा दी गई है कि नौकरियों से डिग्री को हटा दिया जाए। NCF 2011 में ये कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 में ये चीज़ बोली गई है, NCF 2005 में बोला गया है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ये बात कही गई है। तो ये बात आपकी जो की गई है वो की गई है NEP 1986 में। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया था कि क्या करा जाए, डी लिंक कर दिया जाए डिग्रीज को, मतलब सारा का सारा फोकस जो है वो डिग्री पे नहीं होना चाहिए, डिग्री पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इंसान की कौशल, उसकी स्किल पे, उसकी काबिलियत को, उसकी एबिलिटी को, उसकी योग्यता को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये चीज़ जो थी NEP 1986 में बोली गई थी। तो ये कॉन्सेप्ट हम दिया गया NEP 1986 में कि क्या करा जाए, नौकरियों से डिग्री को हटा दिया जाए, कि उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इंसान के अंदर बेशक क्षमता है उस चीज़ को करने की, एबिलिटी है, पर उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स पोस्टपोन्स द डिसीजंस व्हेनेवर पॉसिबल, ये किस प्रकार के नेतृत्व में ऐसा होता है कि नेता जब भी संभव हो निर्णय को स्थगित करता है, मतलब डिले करता है। जब भी उसके हाथ में होता है ना कि हाँ अभी इम्पॉर्टेंट है, कि अभी उसको डिसीजन लेना, तो वो क्या करेगा, वो उसको डिले कर देगा कि चल आज नहीं यार, बाद में देखेंगे, ऐसा। तो ये कौन सी लीडरशिप में होता है, लेजोस्फेयर लीडरशिप यानी कि अहस्तक्षेप निष्पक्ष नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि निरंकुश नेतृत्व, इजी गोइंग लीडरशिप या सुस्त नेतृत्व। आपने देखा होगा कि अगर आप देखा जाए तो ये आपके नेतृत्व की शैली से में नहीं आता है, इजी गोइंग। तो ठीक है, ये तो गलत ही हो जाएगा ऑप्शन। सबसे पहले हम कहते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, जो आपको दिखता है कि सामने से नहीं हो सकते उसको तो फिर सीधे ही क्रॉस करो, टाइम वेस्ट क्यों करना है उसमें, राइट। देखिए, डेमोक्रेटिक जो होता है, डेमोक्रेटिक आपने देखा होगा एक ऐसा नेतृत्व होता है जहाँ पे जो लीडर होता है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के जो है विचार विमर्श करता है, उनकी सहमति पूछता है,
फिर किसी निर्णय को वो लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है सबका कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे यही नहीं होता है कि भाई जो लीडर है वही सब कुछ बोलेगा, बाकी तो सिर्फ सुनेंगे, वो अपने कुछ ओपिनियंस नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं होता। तो डेमोक्रेटिक में दोनों तरफ फ्रीडम होती है, सबको अपने राय रखने की, ओपिनियन मतलब रखने की जो है फ्रीडम होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई सुस्त काम नहीं होता है कि डिले कर रहे हो आप काम को। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है लीडरशिप वो होता है कि जहाँ पे सिर्फ लीडर ही सब कुछ है, कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यू हैव टू फॉलो इट एट एनी कॉस्ट, कि आपको उस चीज़ को करना ही करना है, मैंने बोल दिया। यहाँ पे टीम मेंबर्स की तो राय ली ही नहीं जाती है, उनके ऊपर सिर्फ चीज़ों को थोपा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्णय लेने का काम होता है ऑटोक्रेटिक, और यहाँ पे भी ऐसा इस चीज़ को स्थगित नहीं किया जाता है, डिले नहीं किया जाता। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है लेजर फेयर लीडरशिप, यानी कि अहस्तक्षेप में, यहाँ पे किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हर कोई अपने फ्रीडम में चल रहा होता है, आराम से हो जाएगा, कर लेंगे, मतलब हर चीज़ को यहाँ पे डिले किया जाता है, स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। तो ये वाला ऐसा टाइप का लीडरशिप है जहाँ पे लीडर्स जो है वो डिसीजन को जब भी पॉसिबल हो वो क्या करता है, डिले करता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, सेव करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट, और इसकी सारी जो जितने भी अभी मैंने सीरीज़ बनाई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द प्रोविजन टू कॉन्स्टिट्यूट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, कभी कभार SMC इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो SMC स्टैंड्स फॉर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, राइट, एज मेड, ठीक है। कौन से सेक्शन में जो है ये आती है, कि कौन से सेक्शन में RTE 2009 ने कॉन्स्टिट्यूट की थी क्या SMC, यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया था। कौन से सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन 21, सेक्शन 20, सेक्शन 22 या सेक्शन 23। तो ये चीज़ बोला गया है आपका सेक्शन 21 में। SMC क्या होता है आपको पता है ना, स्कूल, हर स्कूल में जो है एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जिसमें 75%, ठीक है, 75% जो होते हैं आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियंस होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्कूल के ऊपर निगरानी रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियों के ऊपर जो है देखरेख करते हैं, वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं, ईयरली रिपोर्ट बनाई जाती है, और उसमें क्या बनाया जाता है, एक SDP यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी वहाँ पे बनाया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि SDP यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान वो कौन से सेक्शन में आता है, तो वो आता है हमारा सेक्शन नंबर 22 में, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है SMC कमेटी के अंदर जो है बनाया जाता है, जो सेक्शन 21 में आता है, और स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो हमारा सेक्शन 22 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट अराउंड द एज ऑफ 1, ठीक है, चिल्ड्रन प्रोड्यूस देयर फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स विच आर ऑल्सो नोन एज, यानी कि लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपने पहले पहचाने जाने योग्य शब्दों का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा अराउंड एज ऑफ 1 इसमें बता रखा है, तो ऐसे कौन सी, ठीक है, कौन सी स्टेज में वो बच्चा जो है आता है जिसमें वो क्या करता है, पहचाने जाने मतलब जाने पहचाने वाले शब्दों का जो है वो यूज़ करता है। तो कूइंग में आपको पता है, जो भी हम आगे पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, कूइंग में वो क्या करता है, ऊ ई ये वोवल के साउंड ही निकालता है। बैबलिंग में आपको मैंने पहले भी बताया था, तो कूइंग तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो वो सिर्फ वोवल्स ही मुंह से निकाल रहा है, ठीक है। बैबलिंग में भी नहीं हो सकता क्योंकि बैबलिंग में बच्चा क्या करता है, बड़बड़ाता ही रहता है, ठीक है, बा 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 मा 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 ये बैबल करता रहता है, तो ये भी स्टेज नहीं होगी। उसके बाद 2 वर्ड स्टेज भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बच्चा 2 शब्दों के चरण मतलब 2 शब्द जो हैं ये चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देता है। और ये जो एज आती है वो आपकी 1.5 से 2 साल के बीच में आती है, ठीक है, 1.5 से 2 साल के बीच में आती है। और ये वाली एज जो होती है वो आपकी 9-10 महीने से 1.5 साल के बीच में आती है। तो 1 वर्ड स्टेज जो होगी वो होगी आपकी ऐसे स्टेज पे बच्चा जो मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। इसी स्टेज पे बच्चा जो होता है वो क्या करता है, जाने पहचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एजुकेशन प्रोसेस आर एनरिच्ड बाय ब्रिंगिंग डैश क्लोजर, मतलब शैक्षिक प्रक्रियाओं को डैश के समीप लाकर समृद्ध किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, किन किन चीज़ों को वो साथ लेकर आता है, पेरेंट्स को साथ लेकर आता है या टीचर्स को लेकर आता है। आपने देखा है ना, एजुकेशन प्रोसेस ये होता है जिसमें पेरेंट्स का भी योगदान होता है, टीचर्स का भी योगदान होता है। सिर्फ टीचर्स ही टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे तब भी एजुकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है, और सिर्फ पेरेंट्स ही होंगे, टीचर्स नहीं होंगे तब भी एजुकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है, राइट। सो दोनों का होना महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। सो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू नॉट कम अंडर फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप शारीरिक विकास क्रियाकलापों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इनमें से देखिए बहुत सिंपल है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आउटडोर एथलेटिक्स, ठीक है, स्काउटिंग, पेंटिंग, मास ड्रिल। सो ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सिर्फ मैं ही बताती रहूँगी ऐसा अच्छा नहीं लगता। पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, और प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखिए मत, पार्टिसिपेट भी कीजिए। आपके कुछ डाउट है तो वो भी मुझसे पूछिए, ठीक है, फ्री होकर, ऐसे कुछ बंधन में मत रहो। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा, सोचना कि ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको बहुत ईजिली सामने देखते ही पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर जनरेटेड कॉज ऑफ डिसिप्लिन, निम्नलिखित में से कौन से अनुशासन का शिक्षक, मतलब शिक्षक के मतलब टीचर के थ्रू जो है जनरेट हुआ कॉज है, तो कौन सा है। इंडिफरेंस टू प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इसमें क्या होता है कि छात्रों की समस्याओं के प्रति उदासीनता, मतलब क्या है कि बच्चा कुछ आके टीचर को बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पर टीचर क्या कर रहा है, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो क्या होगा, बच्चे को लगेगा भाई ये तो मेरी टीचर बात तो सुनता ही नहीं है, क्या बोलने की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, इंडिसिप्लिन ही क्रिएट करेगा। ठीक है, अनुशासन ही फैलाएगा वो क्लास के अंदर, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो उसकी बात को, उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको आप जानना ही नहीं चाहते हो। दूसरा, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। पुअर टीचिंग, यानी कि घटिया शिक्षण, मतलब इसमें क्या है कि आप बच्चों को पढ़ाए तो जा रहे हो पर बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो भी आप उनको पढ़ा के चले जा रहे हो, आप उनसे पूछ नहीं रहे हो, बिल्कुल ऐसी नीरस होती है ना, इससे मोनोटनी आ जाती है टीचिंग में, तो वैसी चीज़ आप कर रहे हो, बच्चों को रुचि ही नहीं आ रही है, इंटरेस्ट ही बच्चा नहीं ले रहा, तो क्या करेगा, वो डिसिप्लिन ही क्रिएट करेगा, बातें में अपना ध्यान लगाएगा, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में, गप्पे लड़ाने में, है ना। तो पुअर टीचिंग भी, ये वाला भी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, यानी कि भेदभावपूर्ण उपचार, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों के बीच में भेदभाव कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या है कि कोई बच्चा, किसी की प्रॉब्लम, कुछ बच्चा आपके पास आ रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम सुन ले रहे हो, उसकी बातें आप मान जा रहे हो, उसकी बातें सुन ले रहे हो, दूसरा आ रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, चल जा तू तो हमेशा से ही रोता रहता है, तेरा यही ड्रामा है, यही बोल रहे हो, तो बच्चा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन ही होगा ना, उसी का शिकार होगा कि भाई उसकी तो मैम सुन लेती है, मेरी सुनती ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक भेदभाव हो गया, जो नहीं करना चाहिए टीचर को, क्योंकि सभी बच्चे समान होते हैं। तो क्या होगा, बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, टीचर तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, मैं किसको जाके बोलूँ, चलो भाई यही काम करते हैं। तो ये भी हो गया, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन जो हैं वो क्या दर्शाते हैं कि टीचर के द्वारा ही जनरेटेड किए गए कारक हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश मोल्ड आर थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम द टेंडर एज, यानी कि डैश हमारे विचारों और भावनाओं को कोमल उम्र से ढालता है। ऐसे कौन से चीज़ हैं, ठीक है, इनमें से कौन से ओपिनियन है, हमारी राय होती हैं, या फिर परंपराएं हैं जो हमारे थॉट्स को क्या करती हैं, मोल्ड करती हैं। ठीक है, ढालती है मतलब उनके अकॉर्डिंग, भाई ओपिनियन ही है, किसी ने हमें कुछ ओपिनियन दे दिया, कुछ राय बताई, ठीक है, हमने किसी से कुछ मांगी कि ठीक है हमारे लिए क्या चीज़ सही है या क्या परंपरा है। तो दोनों चीज़ों का महत्व होता है इस चीज़ में, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को मोल्ड करते हैं, अपने फीलिंग्स को मोल्ड करते हैं फ्रॉम द टेंडर एज, मतलब कोमल एज से ही जो है हम इन चीज़ों को अपनाते हैं। तो इसमें दोनों की भूमिका होती है, ठीक है, हमारी ओपिनियन की भी होती है, हमारी ट्रेडिशन की भी होती है। सो बोथ 1 and 2 is the correct options. Thank you, and do not forget to like, share and subscribe for more interesting videos. Thank you so much.